Once again, welcome to Oham Institute. I am US Rajput, founder of Oham Institute. My academic qualification is MSc Maths, MMed, MPhil Education, and LLB. I also qualified CTET and UPTET. I am guiding for UPSC CSC from last 8 years. Now I am teaching political science and international relations. Today we will discuss on the India's external relations, chapter 4 from politics in इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12 पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले कर चुके हैं और अब हम आज करेंगे पार्ट 2। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और पार्ट 2 को भी आप उसी हिसाब से लाइक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पहले कर चुके हैं भारत के विदेशी संबंध, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में उसका क्या था, और इस तरह से आगे चलते हैं। और तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पर सुपरमैन की भूमिका निभाई, जैसा हमने ये जो आपका कार्टून है ये भी डिस्कस किया था कल। और नेहरू जी की भूमिका, दो खेमों की दूरी, दो खेमे आपको पता ही है कौन कौन से हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, यूएसए एंड यूएसएसआर दो खेमे बने थे। एफ्रो एशियाई एकता पर भी हम लोगों ने कल बात की थी। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है चीन के साथ शांति और संघर्ष। जैसा हम जानते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की चाइना को टच करती है। इधर आपका लद्दाख से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश तक जो बाउंड्री है वो चाइना के इंडिया को टच करती है। और ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस आज़ाद देश के अंदर किस तरह से उसने अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ चाइना से और पाकिस्तान के साथ डील किया, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। चीन के साथ भारत का क्या रिलेशन किस तरह से रहा, और जो आपका नेक्स्ट आएगा वो पाकिस्तान का आएगा। उससे पहले हम सी राजगोपालाचारी जो हैं, एडविन माउंटबेटन को एक पत्र में 1950 में उन्होंने क्या लिखा था, भारत के बारे में लिखा उन्होंने कि ताकत के तीनों साधनों, ध्यान रखना, पावर 3 चीज़ों से आती है। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए संपदा का मतलब होता है प्रॉपर्टी एक तरह की। दूसरा होना चाहिए आपके पास धन, पैसा होना चाहिए। और तीसरा आपके पास होना चाहिए जन मत संग्रह, यानी कि जनता का संग्रह भी होना चाहिए आपके पास, पैसा भी होना चाहिए आपके पास, और आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो तीनों तक तो साधनों के साथ से एक हीन देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक रूप से या नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी जो ये आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ये बात है भारत के बारे में कि जो भारत है उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ की जाती है इस जमात के देशों में। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसा इसमें आपने देखा कि सी राजगोपालाचारी ने भारत के बारे में कहा कि एक ऐसा देश जो तीनों आयामों में, तीनों कंटेक्स्ट में बहुत तेज़ी से उभर रहा है और बहुत तेज़ी से इस विश्व जगत में पहचाना जाएगा। आपको जान करके खुशी होगी कि भारत विश्व की इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को मेंटेन करने में 5वां सबसे बड़ा देश कहलाता है। सेकंड हाईली पॉपुलेटेड देश है, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ के मामले में वर्ल्ड के टॉप 5 के अंदर आता है। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि चीन के साथ जो उसका रिलेशन था वो किस तरह से चला, किस तरह से चीनी संघर्ष के साथ इसने उन्होंने अपना जो अगला कदम था वो उठाया। तो देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद 1949 में चीन की क्रांति हुई थी, याद रखें। और इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को, भारत ने क्या किया, चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उस कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने सबसे पहले चीन को 1949 में उसकी क्रांति के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार के रूप में एक्सेप्ट किया था। और उसका फ़ायदा था कि जो भारत और चाइना का रिलेशन था आपस में वो काफ़ी दोस्ताना था, काफ़ी फ्रेंडली रहते थे वो लोग। तो उसके बाद पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले, पश्चिमी प्रभुत्व किसको बोल रहा है ये पश्चिमी वेस्टर्नाइज जो वेस्टर्न के देश थे जिन्होंने इन देशों पर कब्जा किया हुआ था उनको बोल रहा है।
निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में, नेहरू जो थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हृदय वाले व्यक्ति थे, गहरे भाव थे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। इंटरनेशनली उन्होंने इस सरकार को जो है सपोर्ट किया। नेहरू के कुछ सहयोगियों मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर देगा। देखिए कितने दिग्गज लोग थे, मतलब कभी कभी हैरानी होती है कि इतने दिग्गज लोग इस देश में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये पहले ही अपनी आशंका जता दी थी कि जो ये देश है ये कभी भी जो है चाइना अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर, कभी भी इस तरह की सिचुएशन। तो हमारे जो नेहरू जी थे वो बहुत सॉफ्ट हृदय के व्यक्ति थे और वो सबको सपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसे में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रियासतों को ख़त्म करके इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने। स्पेशली निज़ाम हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर बहुत मुश्किल था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही वहाँ की रियासत भारत संघ में शामिल हो पाई। तो ऐसे में जब नेहरू जी जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्ट के साथ इंटरनेशनल लेवल पर इस सरकार को, यानी कम्युनिस्ट सरकार चाइना को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो ऐसे में नेहरू के ही कुछ सहयोगियों मसलन सबसे बड़ी बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाई आशंका है कि जो आगामी दिन है, आने वाले दिन है, उस पर जो चाइना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दें इस बात पे, बहुत बड़ी बात कह दी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उन्होंने कहा जो चाइना है वो कर सकता है भारत पे चढ़ाई, वो कर सकता है भारत पे अटैक। और आपको पता होगा कि चाइना ने भारत पे अटैक किया, और 1962 में चाइना ने पहला आक्रमण किया था, उसके बाद गलवान घाटी का, और उनका छोटा मोटा विवाद चलता ही रहता है आज भी। तो देखिए वो कितने ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने देश के शुरुआती दौर में ये बता दिया कि चाइना आज जिसे हम सपोर्ट करने जा रहे हैं वो चाइना आने वाले समय में भारत पर ही अटैक कर सकता है। लेकिन नेहरू जी बहुत सिंपल व्यक्ति थे, वो इतना नहीं सोचते थे कि भाई कोई अटैक करेगा। तो लेकिन नेहरू जी सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो नेहरू जी कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा यार, जिस देश को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उसी कम्युनिस्ट सरकार को मान रहे हैं, हमारे रिलेशन संबंध अच्छे हैं, वो देश हम पर क्यों अटैक करेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ, चीन ने भारत पे अटैक किया। तो ये तो वही बात हो गई ना, एक बड़ा सुंदर सा गाना है कि यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो मतलब उसके साथ याराना निभाया नेहरू जी ने, और उन्हें ही चाइना ने ही भारत पर अटैक कर दिया। और आज भी आप देख रहे हैं कि चाइना और भारत का जो इशू है काफ़ी विवादों में है, कई दौर की बैठकें चलती हैं, बॉर्डर पे उनकी आपस में तू में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तो ये समस्याएं तो हैं कुछ ना कुछ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि फिर क्या हुआ। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना की बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली दे रहे थे। बहुत टाइम तक ऐसा रहा कि जब भारत ने ये सोचा ही नहीं कि चाइना अटैक करेगा, और उन्होंने जो उनके अर्धसैनिक बल थे, जिसे हम CRPF भी कहते हैं, उनको रखा वहाँ पे रखवाली। उनको लगता ही नहीं था कभी ये चाइना अटैक करेगा या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होगी। तो इस तरह से जो आपका एक तरह का शांति सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की उस टाइम पर। और चीन के जो प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को की थी किसकी, पंचशील की घोषणा। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ भी जुटती थी। पंचशील की घोषणा, जो पंचशील सिद्धांत था, बेसिकली वो इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर ही बना था, इंडिया चाइना रिलेशन के लिए ही उसे बनाया गया था। और उसके बाद के दिनों में क्या हुआ ये आप देखेंगे कि जो चाइना था, अगली बात करते हैं हम, ये तो अच्छे रिलेशन, अच्छे दिनों की, अच्छे संबंधों की बात हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक देश जिसकी कम्युनिस्ट सरकार को आपने, चलिए आगे चलते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे बेटा कि
जो चाइना था उसका और भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, बहुत अच्छे उनके आपसी रिलेशन थे और आना जाना नेताओं का लगा था, बहुत भीड़ होती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि दो दोस्त देश जो थे वो दुश्मन बन गए, वो एक दूसरे के एंटी खड़े हुए, एक दूसरे को अटैक करने के लिए खड़े हो गए। तो सबसे पहली बात यहाँ हुई थी चीनी आक्रमण की। चाइना ने 1962 में भारत पर सबसे पहले अटैक किया था। और ये खटास आई कैसे, ये दिन आए क्यों? तो समझिए इस बात को, ये दिन क्यों आए। चाइना के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में खटास के दो कारण थे। इसमें दो कारणों से खटास आई, और वो कारण क्या थे? चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1950 में चीन ने क्या किया? तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो हमने बात की दो कारण। एक कारण था 1950 में जो चाइना था उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत कौन था? तिब्बत था चाइना का पड़ोसी देश, और इंडिया और चाइना के बीच में वो आता था। और जब उसने उस पर कब्जा कर लिया तो इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया, और अब डायरेक्ट टच हुई भारत की सीमा जो है वो किसके साथ? चीन के साथ। पहले तिब्बत बीच में आता था और वो ख़त्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने क्या किया, जब स्टार्टिंग स्टेप था तब तो भारत सरकार इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया थोड़ा सा हम लोग पहले तिब्बत के बारे में जान लेते हैं कि तिब्बत क्या था। जब भी बात आई है तिब्बत की कि तिब्बत पर चाइना ने अटैक किया और वहाँ कब्जा कर लिया, तो तिब्बत था क्या? ठीक है, दलाई लामा कौन थे, क्या हुआ तिब्बत के साथ, कैसे जो तिब्बत था वो उसने अपने आप को सेव किया, या क्या हुआ उसके बाद जब उसने अटैक किया तो क्या था उससे पहले। शुरू करते हैं इस बात को, तिब्बत के बारे में जानना शुरू करते हैं। यह मध्य एशिया का सबसे मशहूर पठार था। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला भी बना रहा। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफ़ा तिब्बत आज़ाद भी हुआ। शुरू में भी चीन तिब्बत पर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिखाता था, लेकिन तिब्बत आज़ाद होता रहा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया, और 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए, तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। मतलब जो इनकी LAC थी उसके ऊपर इन दोनों का एक रिस्पेक्टेबल दायरा बना रहेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है, और इस तरह से चीन ने सेल्फ अजम्पशन, प्रिसेप्शन लगा ली, अपनी मर्जी से ही मान लिया कि जो चाइना है, जो भारत है, वो चाइना की जो तिब्बत पर दावेदारी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। 1956 में चीनी शासनक के जो अध्यक्ष थे चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए, तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुंचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती हुई स्थिति की जानकारी नेहरू जी को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी अधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों के साथ, मतलब उनका खुल करके विद्रोह किया। तो उसके बाद क्या हुआ, इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया। अब नेचुरल सी बात है, चीन की जो सेनाएं थी वो थी मजबूत, तो उन्होंने दबा ही देना था और वो दबा भी दिया उन्होंने। तो उसके बाद स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता जो थे वो दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर लिया। अब उन्होंने देखा कि स्थिति जो है बदहाल हो चुकी है और अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की सीमा पार करके, अभी ध्यान रखना वहाँ CRPF हुआ करते थे, वो BSF नहीं लगी हुई थी वहाँ पे, तो सीमा पार करके जो है भारत में प्रवेश किया। 1959 में दलाई लामा, याद रखें नाम, इंडिया के अजाइली हैं ये, इंडिया में अजाइली हैं ये।
प्रवेश किया और 1959 में भारत की शरण मांगी। भारत ने क्या किया? भारत, नेहरू जी वैसे हमारे बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, और ऐसे में कोई व्यक्ति बाउंड्री क्रॉस करके आ ही गया है कि सर जान बचा लो मेरी, तो आपको पता है हमारे नेहरू जी बहुत सोबर नेचर है, तो उन्होंने क्या करना था? ऑब्वियसली उन्होंने कहना था ओके आप रह सकते हो हमारे देश में। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, अंततः भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। अब सोचिए कि आपने दुश्मन को अपने घर में शरण दे दी, किसके? चाइना के। चाइना तिब्बत पे अटैक कर रहा है तो दुश्मन ही मानता है उसे अपना, तो ऐसे में भारत ने उसको शरण दे दी। तो इसमें हुआ क्या? चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। करना ही था कि भाई जिसको मैं अरेस्ट करने के लिए, शासन करने के लिए, पकड़ने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ और तुम उसको अपने पास शरण दे रहे हो, अपनी सेना का डिफेंस दे रहे हो। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली। तो ये एक इकलौता मामला नहीं था, बहुत से लोगों ने शरण ली। भारत में खासकर दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो तिब्बत के नाम से बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां जो हैं दिल्ली के अंदर बनाई गई हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं। और आपने जो भी ये धर्मशाला है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जहाँ दलाई लामा रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है, और आज भी अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बस्ती है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन तिब्बत का हुआ करता था और अब वो चाइना इंडिया के बॉर्डर लाइन पर आ गया है। तो बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानेंगे हम यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर में है, काफ़ी ठंडा इलाका माना जाता है हिमाचल प्रदेश। और इसकी अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो ये एक तरफ से चंडीगढ़ को टच करता है, पंजाब को टच करता है, जम्मू कश्मीर को करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर में ये चाइना को भी टच करता है। तो धर्मशाला के में जो है तिब्बत जो शरणार्थी थे उनकी एक बड़ी बस्ती है, और दलाई लामा जो थे ने भी भारत के धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल थी। और चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया है, और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। और चीन ने किया क्या? चीन ने एक अभिन्न अंग मान लिया, किसको? तिब्बत को, कि भाई तिब्बत जो है अब हो गया हमारा, हमने कर लिया इस पर कब्जा। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती, बट जो तिब्बत की पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, ये तो ज़बरदस्ती किया गया कब्जा है, हम इस कब्जे को नहीं मानते, कि तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न अंग है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीनी जो बाशिंदे हैं, बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहाँ बसाने की चीन की नीति का भी तिब्बत की जनता ने विरोध किया। चाइना क्या कर रहा था? बहुत सारे लोगों को चाइना से ला करके तिब्बत में बसाने का प्रयास कर रहा था, ताकि जो तिब्बत है उसको चाइना की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वह मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहाँ साम्यवाद फैलाना चाहता है। तो ये समझें, चाइना कह कुछ और रहा है, तिब्बत कुछ और कह रहा है, तिब्बत की जनता कुछ और कह रही है। अगर हम नक्शे में देखें, देखिए बहुत बढ़िया नक्शा दिखाया गया है, यहाँ पर मैप दिखाया गया है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये देखिए, ये तिब्बत की जो बाउंड्री लाइन थी ये चाइना उसके ऊपर है। अब तो चाइना जो है वो इसके साथ ही हो चुका, तो यहाँ देखो गंगटोक को भी लग रही है, यहाँ जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसको भी लग रही है, इधर से ये यहाँ भी लग रही है। तो अगर हम बात करें तो ये जो चाइना है, और चाइना के साथ ही जो ये पोर्शन है ये तिब्बत का पोर्शन इस तरह पे आता है चाइना से पहले। तो ये नक्शे पर आप चाइना और भारत की सीमा देख रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि तिब्बत कहाँ लाई करता है, क्योंकि अब जो नया नया मैप आता है उसमें तिब्बत आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आगे चलते हैं। इस मैप के बाद आप बहुत सारी न्यूज़ कटिंग भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अखबारों में इस टाइम लगी थी। चीन ने 1960 में सीमा विवाद उठा, तो नेहरू और जो माओ से तुंग के बीच जो बातचीत थी वो व्यर्थ साबित हुई। अभी भी आप देख रहे होंगे कि चाइना के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन उसका कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। और आगे चलते हैं हम लोग, चाइना पे किस तरह से चाइना ने जो तिब्बत था, तिब्बत की संस्कृति को ख़त्म किया या उसको उस पर अटैक किया, इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं
राजगोपालाचारी ने एक पत्र जो 1956 में लिखा था, उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था? उस पत्र में उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो उसको यानी कि चाओ एन लाई को लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ इसमें, किस पे भरोसा किया किसने। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया गया। चीन ने जब तिब्बत पर अटैक किया, कब्जा किया, तो उसका खुले तौर पर विरोध नहीं हुआ कहीं से भी। पर हाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खैर खबरें जो हैं जैसे तैसे सामने आने लगी। वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ने लगी। बढ़नी जायज़ भी थी, क्योंकि चाइना के बाद जो है, तिब्बत के बाद चाइना जो है इंडिया की तरफ आकर के वहाँ परेशान कर सकता है उन्हें। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में उन्हें शरण दे दी गई। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों का हवा दे रही है। तो ये हमेशा चलता रहता है कि जब आपने एक दुश्मन देश के मतलब हेड को शरण दिया, तो वो तो यही कहेगा, उसने कहना भी यही था कि भाई जो इंडिया है वो चाइना के विरुद्ध काम कर रहा है। बट ऐसा था नहीं। कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। देखिए, मतलब लड़ाई करने में तो कोई भी रीज़न ले आइए। इंडिया चीन के जो अंग्रेजी शासन था उस टाइम पर जो बाउंड्री लाइंस अंग्रेज़ों ने बना रखी थी उसको मानते हुए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शांति समझौता कर लिया जाए। चाइना कहता नहीं, हम नहीं मानते, हम तो अपनी नहीं बनाएंगे। तो लड़ाई का कोई भी कारण निकाल लो। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन के भारत भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन, आपने सुना होगा अक्साई चीन के बारे में, नहीं तो आप मैप में देखेंगे तो आपको लद्दाख के टॉप पर मिलेगा अक्साई चीन। और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तरी पूर्व सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद जो मतभेद था वो सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। देखो, चाइना का ज़बरदस्ती करना, मतलब अक्साई चीन बना करके इंडिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और कहता है हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते, हम तो अपना ही करेंगे। और अभी आपने देखा होगा फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में भी कुछ ऐसा विवाद चल रहा था, फिंगर 1 to 8 के बीच में, गलवान घाटी के आसपास जो चल रहा था ये। तो मतलब कुल मिला के ये है कि चाइना का भारत के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन अंततः क्या हुआ कि जब तिब्बत का विवाद आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले ही कहा था कि चाइना भारत पर जो है हार्मफुल कर सकता है। उसने पहले तिब्बत पे कब्जा किया, अब वो भारत की सीमाओं पर भी अपना हक जताने में लगा हुआ है कि भाई ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। समकालीन विश्व के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। जो दूसरी बुक है उसमें क्यूबा का मिसाइल संकट पहले ही चैप्टर है। जब दूसरी बुक हम पढ़ेंगे या आप उसकी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था उस समय में। क्या आपको इस घटना की याद है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि जब देश दो महाशक्तियों में, विश्व जब दो महाशक्तियों में बटा हुआ था और क्यूबा मिसाइल संकट मंडरा रहा था 1962 में, ऐसे में चाइना जो है वो दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी या व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला 1 हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से में प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। अब यहाँ देखिए, एक बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर आ गई आपके समझने के लिए।
जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था पिछले वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि देश के संविधान के निर्माता कौन थे? यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ है तो ऐसे में भारत को अमेरिकी ग्रुप में जाना चाहिए। वो संपन्न है और देश को डिफेंस दे सकता है, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, हम गुटनिरपेक्ष अपनाएंगे और हम किसी भी देश के गुट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अंततः क्या हुआ, जब चाइना को भारत ने कम्युनिस्ट सरकार को एक्सेप्ट किया, उसने तिब्बत पे कब्जा किया और फिर उसने 1962 में जब दुनिया दो महाशक्तियों के शीत युद्ध से गुजर रही थी, तो चाइना ने भारत के अक्साई चीन और असम वाले हिस्से पर अटैक करके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या था? अब इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो क्या करे, वो मदद ले। वो मदद किससे लेगा? वो मदद लेगा अमेरिका और ब्रिटेन से। गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा, मतलब एक तरफ चला गया, वो कहता जी मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, चाइना का कौन क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जी, ऐसा कह के वो साइड हो गया। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ देखिए बात किसकी सही हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने कहा था सांप को जहर पिलाओगे एकदम खुद को डसेगा। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब सांप को दूध पिलाओगे तो वो एकदम खुद को डसेगा। तो जो मतलब दूध पिलाना है तो कम से कम बिल्ली को पिलाएं जिसका कुछ बेनिफिट हो। अगर आप चाइना जैसों को दूध पिलाएंगे तो फिर बाद में वो आपके ऊपर ही अटैक करने के लिए आएंगे। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत पहले बोल दिया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने। राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना की बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया था या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नज़दीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन, ध्यान रखना कि उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे वो थे वी.के. कृष्ण मेनन, 1962 की बात हो रही है, को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते ना भांप सकने और सैन्य तैयारी ना कर पाने को लेकर के नेहरू जी की बड़ी आलोचना हुई। मेरे दोस्त, आज मोदी जी की भी यही हालत है। लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं उनकी, समय पे रहते हुए कोरोना के लिए तैयारियां नहीं कर पाए, ऐसा मीडिया कह रहा है। और जबकि सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किए, बट कुछ गलतियां जैसे कि जो इलेक्शन थे उसकी वजह से कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ और देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। तो ये चलता रहेगा। जो छवियां हैं, देखिए सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी छवि कितनी धूमिल हुई चाइना के अटैक से, और मोदी जी की भी थोड़ी सी धूमिल हुई है। कोई बात नहीं, हम सभी लोग मिलकर के देश को फिर दोबारा से मजबूती पर खड़ा करेंगे और मास्क, सैनिटाइज़र इनका उपयोग करेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराएं, देश के लिए और आपके लिए सबसे ज़रूरी है इस टाइम पर कोरोना की लड़ाई में। चलते हैं आगे। चीन के इरादों को समय रहते ना भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने से नेहरू जी की काफ़ी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटखनी खाई। नेचुरल सी बात है कि जब आप देश को बचा पाने में असफल रहेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चुनाव में जो है हार स्वीकार करनी पड़ेगी। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा। जो नेहरू का देश हुआ करता था, जो नेहरू के प्रति अपनी बहुत सारी श्रद्धा रखता था, अब वो देश सोचने लगा कि क्या हम सही हैं, क्या नेहरू जी वास्तव में हमारे देश को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि एक चाइना के अटैक को रोक नहीं पाए और चाइना ने हमारे कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे में जो जनमानस था उसके दिमाग पर भी जो है थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ा और कांग्रेस की जो छवि थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हुई। उस टाइम के जो नेता थे उनकी छवि भी काफ़ी हद तक ख़राब हुई। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ आगे की बात भी करते हैं। 1962 के बाद चीन और भारत के संबंध में क्या सुधार आया, कैसे इम्प्रूवमेंट की उन्होंने। भारत और चीन के संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक जो संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, वे तब विदेश मंत्री थे, 1979 में चीन के दौरे पर गए। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। उसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा। समकालीन विश्व राजनीति की किताब में आप इन बातों को भी पढ़ चुके होंगे। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, हमारे
हमारे देश का जो फिल्म जगत है ना, बहुत टॉप पे है। मूवी बनाने के मामले में नंबर 1। कोई कंसेप्ट मिलना चाहिए छोटा सा, चाहे वो LAC हो, चाहे वो LOC हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो। अभी छपाक मूवी बना दी उन्होंने एसिड अटैक के ऊपर, आपने देखी होगी। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर बहुत अच्छी अक्षय कुमार जी की तो बात ही ना करो, टॉयलेट बना दी उन्होंने, टॉयलेट की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने, इतनी बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मूवी बनाई। जिन शब्दों को हम लोग अपने समाज में असामाजिक मानते हैं, पैडमैन जैसी मूवी के माध्यम से अक्षय कुमार ने एक बड़ा अच्छा सामाजिक मुद्दा उठाया। तो तारीफ़ करनी होगी हमारे जो बॉलीवुड है उसकी, कि वो हर मुद्दे को एक मूवी के माध्यम से कन्वर्ट करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि असल में हुआ क्या था। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मिर्च मसाला लगाना पड़ता है, अच्छी एक्ट्रेस और अच्छे एक्ट्रेस ढूंढने पड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी बॉलीवुड की कि उसने जो है लगभग हर कंसेप्ट पे मूवी बनाई है। मैंने आपको परमाणु पे बताया था कि द पोखरण परमाणु के नाम से मूवी है, वो आप देखिए, हकीकत भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह नज़दीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के साथ हुए इस युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछली दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिशें शुरू हो गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपने विधानसभा के निर्वाचन का भी अधिकार मिल गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चाइना की वजह से भारत में भी बड़ा चेंज हुआ और भारत में भी जो एक मणिपुर था जिसको स्टेट बना, नागालैंड था जिसको स्टेट बना दिया गया, मणिपुर त्रिपुरा जो कि यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन वहाँ पर उनकी खुद की जो लेजिस्लेचर है उसको एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी गई। तो अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात भी करते हैं तो असल में पूर्वोत्तर राज्य वही आते हैं जो आपके नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य, उनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने आज की वीडियो में पढ़ा चाइना का भारत के साथ रिलेशन, किस तरह से चाइना का आज़ादी के बाद भारत के साथ कम्युनिकेशन शुरू हुआ। बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन तिब्बत के वजह से, या कह लो कि उनको जो उन्होंने शरण दी उसकी वजह से, जो आज़ादी दी उन्होंने तिब्बत के लोगों को, उसकी वजह से चाइना भारत के विरोध में आया। 1962 में युद्ध हुआ और उसके बाद जो है 10 साल लगे रिकवरी के लिए। बट हालांकि छोटे मोटे युद्ध आज भी चल रहे हैं। आज भी जो चाइना है वो अक्साई चीन को अपना बोलता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया पर कब्जा करने की बात करता है, या जो अपने फिंगर 1 to फिंगर 8 है उसके बीच में भी अपने कुछ वो इस तरह के इश्यूज़ बना के रखता है। तो ये सब चलता रहेगा। और अभी हाल ही में चाइना के साथ भारत का जो संबंध है, कुछ समय पहले तक बहुत अच्छा नहीं था। भारत ने चाइनीज़ जो सामान थे उसके इस्तेमाल पर पुरजोर विरोध किया। चाइनीज़ खिलौने या चाइनीज़ जो भी मटेरियल्स थे उनका पुरजोर विरोध किया, और इस तरह से चाइना और इंडिया का रिलेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा खटास आई। लेकिन हाल ही के दिनों में जब पैंडमिक अपने टॉप पर है, कोरोना अपने टॉप पर है और भारत को लगभग देश के सभी एरिया से मदद मिल रही है, तो चाइना ने भी भारत की तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिलेशन जरूर चाइना के साथ इंडिया का हाल ही के दिनों में एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। तो ये था चाइना और इंडिया का रिलेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन और आगे के जो चैप्टर की चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि UPSC, CSC और स्टेट जो PCS होता है उसके लिए हिंदी मीडियम में बहुत कम वीडियोस बनाई जाती हैं। स्पेशली +2 NCERT की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें वीडियो और ज़्यादा बनाने के लिए इनकरेज करें। थैंक यू।